Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So UGC नेट पेपर 1 के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट यूनिट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज मैं लेकर आई हूँ। ये सवाल स्टूडेंट्स घुमा फिराकर पहले भी बहुत बार एग्जामिनेशंस में आए हैं, इसीलिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी देने वाली हूं ताकि आप सभी स्टूडेंट्स इजीली करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। सो इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं। According to Indian National Ambient Air Quality Standards on Air Quality Index, that is AQI, value of 200 indicates the quality of air as what? सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें जो कि हर साल रिलीज किया जाता है, पूरे विश्व में एयर की क्या क्वालिटी चल रही है ये हमें बताता है। साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स ये भी बताता है कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कौन सी कंट्री में है, उस पर्टिकुलर कंट्री की कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, एयर की क्या क्वालिटी है, तो ये सब एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें बताता है। तो इसमें कहा है कि इस इंडेक्स के हिसाब से अगर एयर क्वालिटी किसी कंट्री की 200 बताई जा रही है, इसका मतलब है कि वो वेरी पुअर होगी, मॉडरेट होगी, पुअर होगी या फिर सेटिस्फैक्टरी होगी। ओके, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मॉडरेट। 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स में वैल्यू है, मतलब एयर क्वालिटी ना अच्छी है ना बुरी है, बिल्कुल बीच में जैसे है, जिसको कि आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि 2024 में एयर क्वालिटी इंडेक्स के रिजल्ट में इंडिया का कौन सा रैंक है, इंडिया किस नंबर पर आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया का तीसरा रैंक इस लिस्ट में 2024 के डेटा के हिसाब से आया है, जिसमें उनका इंडेक्स क्वालिटी लेवल जो है वो 54.4 बताया गया है। ओके, एंड जैसे इस क्वेश्चन में अभी आप लोग देख रहे हो कि 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स पूछा गया है, वैसे ही अगर आप लोगों से 0 से 50 के बीच में पूछा जाए, इसका मतलब है कि क्वालिटी गुड है। सेटिस्फैक्टरी होती है 51 से लेकर 100, मॉडरेट होती है 101 से 200, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है आसानी से। पुअर एयर क्वालिटी होती है 200 से 300 के बीच में। बहुत खराब अगर कंडीशन किसी जगह की है तो उसको वेरी पुअर में यानी कि 301 से लेकर 400 के बीच में रेंज दी जाती है। एंड सेवियर यानी कि कंट्रोल नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा क्वालिटी खराब है, तो उसकी रेंज होती है 401 से 500। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की रेंज कहां से कहां तक है, तो आंसर होना चाहिए 0 से लेकर के 500 तक। तो आई होप इस क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए स्टूडेंट्स, पेपर 1 प्रिपरेशन पर फोकस रखिए, क्योंकि यहां से इजीली आप अच्छा स्कोर करके एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन इसमें भी ये जरूरी है कि आप एग्जाम के लेवल के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस रखें, एंड इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जहां पर एग्जामिनेशन से पहले आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ आपका यहाँ पर सिलेबस कवर करने की गारंटी देती हूँ। एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के साथ साथ आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें यूनिट वाइज क्वेश्चन को अरेंज किया गया है। इसके बाहर से एग्जाम में कुछ भी नहीं आता, तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। न्यू बैच हमारा 20 मई से स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए आपको गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करना है या फिर फ्री वीडियोस, इससे पहले फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट जरूर करना। ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम, कंटेंट पर जाओगे तो आपके सामने इंग्लिश, बायलिंगुअल, हिंदी सेपरेट कोर्सेज हैं, आपके सामने ये मॉक टेस्ट क्वेश्चन बैंक आ जाएगा। लाइव क्लासेस आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही स्टूडेंट्स, आपके साथ हम पीवाईक्यूज के मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज के वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ सब कुछ शेयर करते हैं, जो कि एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। एक्स्ट्रा कोई मॉक टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, इस कोर्स में काफी है आपके लिए जो भी कंटेंट है। आप सिर्फ गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट करके इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए। What is the correct chronological order of sequence from older to newer of the following agreement, summit and protocols? Okay, so देखिए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं, जिनके नाम यहाँ पर दिए हैं। जैसे पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस मैंने आपको बताया था, पेरिस का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, तो पेरिस एग्रीमेंट को याद रखने के लिए आप रख सकते हो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो एग्रीमेंट है दैट इज पेरिस एग्रीमेंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और रियो समिट। रियो समिट का दूसरा नाम अर्थ समिट भी है। ओके,
क्योटो प्रोटोकॉल आपका ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि सबसे पुराना इनमें से कौन सा है और सबसे नया कौन सा है, आपको उस हिसाब से ये अरेंज करने हैं। ओके, सो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, पेरिस एग्रीमेंट की हम बात करते हैं। पेरिस एग्रीमेंट को 2015 में अडॉप्ट किया गया था, पेरिस में अडॉप्ट किया गया था, इसीलिए पेरिस एग्रीमेंट इसका नाम है। देन वी हैव मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 1987 में था, 1987 में इसको अडॉप्ट किया गया था एंड ज्यादा काम जो है इसका 1989 में स्टार्ट हो चुका था। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं, सो क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो जापान में अडॉप्ट किया गया था 1997 में एंड असली काम इसका 2005 में से शुरू हुआ था एंड अगर हम रियो समिट की बात करें सो ये 1992 में स्टार्ट हुआ था। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, ओल्डेस्ट है बी, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डी, दैट इज रियो समिट। देन वी हैव क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एब्रिविएशन NMSHE in the context of climate action plan of government of India stands for what? So इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, NMSHE की फुल फॉर्म पूछी है, नेशनल मिशन ऑन सोलर हाइड्रो एनर्जी क्लाइमेट एक्शन प्लान से जुड़ा है। ठीक है, आसान हो जाएगा आंसर ढूंढना। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, आप सबको हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप मैं बनाकर लाई हूँ। इस ग्रुप की खास बात यह है कि यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे पेपर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में शेयर करती रहती हूँ। कोई भी अपडेट्स अगर एग्जाम से रिलेटेड आते हैं नेट या सेट के, वो भी मैं यहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाकर इस नाम से सर्च कीजिए और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। Which of the following is an ozone depleting substance? ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन सा है, मतलब कि ओजोन लेयर जो डिप्लीट होती जा रही है, पतली होती जा रही है, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? तो इसका सही आंसर है मिथाइल क्लोराइड। एंड एग्जाम में इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है पहले कि मिथाइल क्लोराइड इज एन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ठीक है, एंड टू कंट्रोल और टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज has started, या इस तरीके से कुछ। तो आपको पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, अभी हमने डिस्कस किया। तो सेम चीजों को ऐसे घुमाकर पूछा जाता है। The share of renewable energy in the energy mix of our country sought to be achieved by 2030 is now what? ओके, हमारे देश में देखिए रीन्यूएबल एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ज्यादा यूज अभी करने की बात की जा रही है, नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है। एंड इसमें बोला है कि इसका 2030 तक एक टारगेट सेट किया गया है जो हमें पूरा करना है। तो अभी अगर बात करें तो वो टारगेट कितना हो चुका है या कितना 2030 तक इसको पूरा करना है, तो सही आंसर है एटलीस्ट 50%। सो ये देखिए इंडियाज 5 पॉइंट प्लेज और पंचामृत एट COP26। ठीक है, सो COP26 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, एग्जाम के लिए जरूरी है। नेट जीरो, अब देखिए 50% बोला है 2030 तक और नेट जीरो करना है 2070 तक। टू इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट बाय 2030, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। इंक्रीज शेयर ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, ये सेम क्वेश्चन है, 50% बाय 2030। इकोनॉमी बाय 45% एंड रिड्यूस एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय 2030। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज आ सकती हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये सेशंस पसंद आ रहे हैं और चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं, अगली यूनिट कौन सी चाहते हो ये भी कमेंट करके बता दीजिए। सो Which of the following sources of energy is not a form of solar power? चलो तो इसके आंसर से पहले एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, वैसे हमने पढ़ा है उसको बहुत बार। सोलर पावर के लिए अभी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को यूज करो। तो मुझे ये बताइए कि इंडिया में 2023 के डेटा के हिसाब से कौन सा वो ऐसा स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा लेवल पर सोलर एनर्जी का यूज कर रहा है? इस स्टेट का नाम मुझे कमेंट करके बताइए। नहीं पता है अगर नाम,
तो भी बता सकते हो कि नहीं आता, तो मैं कमेंट करके रिप्लाई कर दूंगी आप लोगों का, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में उसका आंसर शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सोलर पावर। सोलर पावर कौन सा नहीं है? टाइडल पावर, ज्वारीय शक्ति भी सोलर है, विंड पावर भी सोलर से काम करती है, जल विद्युत हाइड्रो पावर भी सोलर से काम करती है, बट कोल यहां पर इसका सही आंसर नहीं है। सो नॉट बोला था, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इन्वॉल्व्स दी फॉलोइंग। फोटोकेमिकल स्मॉग के अंदर कौन कौन से केमिकल्स आते हैं? तो देखो स्टूडेंट्स, फोटोकेमिकल स्मॉग हो गया, एसिड रेन के अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, या फिर आपका ग्रीन हाउस गैसेस के नाम बताओ। ऐसे ऐसे केमिकल्स की लिस्ट आप लोगों ने बनाकर रखनी है, उसको बार बार पढ़ना है, तब जाकर एग्जाम तक याद रहेगी, ठीक है। सो फोटोकेमिकल स्मॉग की जब भी बात की जाती है, ठीक है, तो हम हमेशा सबसे पहले बात करते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में। सो ए नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं होता। तो देखो ए जहां जहां पर है ऑप्शंस गलत हो गए, डायरेक्टली हम सही आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। सनलाइट भी है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मॉग में नहीं होते। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड इज characterized by progressive occurrence and multi casuality। सो इसमें देखिए बोला है कौन से प्राकृतिक खतरे की विशेषता प्रगतिशील घटना और बहु कारणता है। ऑटोमेटिकली ये फटाफट प्रगति भी करता है और बहु कारणता भी है, मल्टी कैजुअलिटी भी जिसके अंदर आती है। दोनों प्रॉपर्टीज के साथ सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक एपिडेमिक होता है, ठीक है, सिर्फ एपिडेमिक होता है। अरेंज द फॉलोइंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज बताना चाहती हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो मेरी 5000 प्लस एमसीक्यू वाली सीरीज है, अगर आपने वो ली है और आप उसमें से ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो गलती से इस क्वेश्चन का आंसर वहां पे अर्थक्वेक आ गया है, लेकिन सही आंसर एपिडेमिक है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पोटेंशियल इन इंडिया। ओके, रीन्यूएबल सोर्सेस इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में, उसको हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहली बढ़ती ऊर्जा कौन सी है? सबसे पहले जियोथर्मल एनर्जी है, मतलब सबसे लोएस्ट पे जियोथर्मल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो लोएस्ट पर जियोथर्मल है। और आप लोगों को अगर ये नहीं पता चल रहा ना, तो इतना तो आप थोड़ा सा आइडिया इस क्वेश्चन में लगा सकते हो कि अभी ये बोला जा रहा है सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी को यूज करो, ठीक है। तो सोलर एनर्जी हाईएस्ट होगी, तो ए आपका सही आंसर सबसे लास्ट में होगा, तो ए आ गया। उसके बाद बोला जा रहा है विंड एनर्जी, जैसे जो भी माइल्स वगैरह चलनी होती है उन सब में ज्यादा से ज्यादा विंड एनर्जी यूज करने का भी फोकस किया जा रहा है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी को बचाया जा सके, लेकिन वो सोलर एनर्जी से कम है। तो ए के बाद आपका सी आ गया। और सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया जियोथर्मल भूतापीय ऊर्जा, देन वी हैव बायोमास एनर्जी, उसके बाद विंड एनर्जी और सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। आगे आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 बोलती है टोटल एब्सेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज डेंटल कैरीज, यानी कि पीने के पानी में फ्लोराइड की पूर्ण अनुपस्थिति दंत क्षय का कारण बन सकती है, दांत खराब या दांत में कुछ प्रॉब्लम ऐसा कुछ कर सकती है। ये इस क्वेश्चन में बोला है, स्टेटमेंट में बोला है, जो कि बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है विद प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर ऑल डेंटल प्रॉब्लम्स कैन बी अवॉइडेड। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से ऑपोजिट है। इसमें बोला जा रहा है सेकंड में कि अगर ऑपोजिट नहीं है, इसमें एब्सेंस था, ठीक है, ये प्रेजेंस है, ये वाली स्टेटमेंट सही है। इसमें बोलते हैं कि फ्लोराइड अगर ड्रिंकिंग वाटर में होता है तो दांत की सारी बीमारियों को सही कर दिया जा सकता है, या पहले ही बचाया जा सकता है, उनको रोक दिया जा सकता है बीमारी होने से पहले। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कुछ को कंट्रोल किया जा सकता है बट सबको नहीं, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इसी के साथ फिर सेशन को एंड करते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ स्टूडेंट्स आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझ आ गए होंगे, एंड जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है उसको भी आपने नोट जरूर कर लिया होगा। सेशन पसंद आया है, कंटिन्यू करना चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं एंड अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस ढूंढकर आप लोगों के लिए लाती रहूं। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।